हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। होपली आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है शक वंश। तो हिंद यवन का हमने देखा था कि मिनेंडर की मृत्यु के बाद है। मिनेंडर जो कि है वो डेमेट्रियस का सेनापति था। तो डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद मिनेंडर उसका अगला उत्तराधिकारी बनता है। और मिनेंडर की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था स्ट्रेटो, तो वो अलग आयु का था। तो फिर राजा तो वही बनता है, लेकिन सत्ता का जो वास्तविक संचालन है वो उसकी पत्नी द्वारा किया जाता है। तो फिर योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में है वो धीरे धीरे है वो हिंद यवन था साम्राज्य का, उसका है वो पतन हो जाता है। फिर इसी साम्राज्य पर है वो शक है वो हमला करते हैं। तो फिर यहीं से फिर शक है वो अपना साम्राज्य है वो चलाते हैं। तो अब दूसरा जो वंश आया, विदेशी वंश जो कि भारत पर शासन करेगा, वो है शक वंश। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो शक वंश पढ़ेंगे आज हम। तो मौर्य काल चल रहा है हमारा 184 ईसा पूर्व से लेकर 181 पर पहली शताब्दी। अब देखो, हिंद यवन शासकों के बाद भारत में क्रमशः शक, पहलव, कुषाण के रूप में विदेशी आक्रांता है वो आते हैं। तो हिंद यवन के बाद यानी कि इंडो ग्रीक के बाद है वो शक, कुषाण, पहलव जैसे ये जो विदेशी आक्रांता है वो भारत की तरफ आते हैं। तो और भारत के विभिन्न भागों में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो हिंद यवन के बाद में है वो शक, पहलव और कुषाण जैसे विदेशी आक्रांता आते हैं और भारत पर अपना साम्राज्य है वो स्थापित करते हैं। तो वहां पर है वो हिंद यवन का पतन हो चुका था, उसके बाद ही शक आए। तो देखो, उल्लेखनीय है कि ये विदेशी शासक उत्तरोत्तर रूप से भारत नहीं आए थे, बल्कि लगभग समानांतर रूप से भारत आए थे। अब ये उत्तरोत्तर और समानांतर क्या है वो देखो कि जो विदेशी शासक है, विदेशी वंशज है, वो उत्तरोत्तर रूप से नहीं आए थे, बल्कि है वो समानांतर रूप से आए थे। मतलब कि जब हिंद यवन है वो शासन कर रहे थे तभी है वो शक आ गए थे, तब शक भी आ गए थे, मतलब समांतर रूप से आए थे। ये नहीं है कि हिंद यवन की समाप्ति के बाद ही शक आए। जब हिंद यवन है वो शासन कर रहे थे, अपना चला रहे थे, तब है वो शक आ गए। शक शासन चलाते रहेंगे, उसके बाद है वो जो ये पहलव आ जाएंगे, और पहलव है वो अपना शासन चलाते रहेंगे, तब है वो कुषाण आ जाएंगे। तो मतलब कि जब इनका शासन पूरा नहीं हुआ, पहले ही है वो सारे है वो जो विदेशी आक्रांता है वो आते गए। मतलब हिंद यवन जब शासन कर रहे थे तभी शक आ गए थे। शकों के बाद में जब शक करेंगे शासन, तो ये जो पहलव है वो आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से यह उत्तरोत्तर न आकर समांतर रूप से आए थे। तो ये बात तो हुई। अब देखो, हालांकि साक्ष्यों के अभाव में समय की निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती। तो साक्ष्यों के अभाव में है वो समय की जानकारी उपलब्ध नहीं होती कि ये कब आए थे, ये जानकारी है वो उपलब्ध नहीं होती, साक्ष्यों का अभाव है। तथापि सिक्कों एवं तत्कालीन लेखकों की रचनाओं के कालक्रम के बारे में सांकेतिक जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाती है। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में है वो जो कालक्रम है, मतलब कब आए, ये डेट है वो पता नहीं है, लेकिन शासकों ने जो सिक्के चलाए उन पर, और जो लेखकों की जो रचनाएं हैं, लेखकों ने जो रचनाएं लिखी, विभिन्न लेखकों ने रचनाएं लिखी के कालक्रम के बारे में सांकेतिक जानकारी मिल जाता है। इतना संकेत मिल जाता है, जो लेखकों की रचनाएं एवं सिक्कों से ये थोड़ा संकेत मिल जाता है जानकारी का कि हाँ ये आए थे तब, लेकिन कब आए थे ये निश्चित जानकारी का है वो अभाव है। अब देखो, शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली सिक्ती लोगों की एक जनजाति या फिर जनजातियों का समूह था। तो शक कौन थे भाई? तो शक है वो प्राचीन मध्य एशिया में, शक है वो जो प्राचीन मध्य एशिया है में रहने वाली सिक्ती, ये ध्यान रखना नाम सिक्ती,
सिक्थी लोगों की, सिक्थी लोगों की एक जनजाति है या फिर जनजातियों का एक समूह है। इनकी नस्ल की पहचान करना कठिन है, इनकी नस्ल की पहचान करना कठिन है क्योंकि इनके बारे में प्राचीन भारतीय, ईरानी और यूनानी और चीनी ग्रंथों में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इनकी नस्ल है, इनकी नस्ल का पहचान करना थोड़ा कठिन है क्योंकि जो भारतीय है, ईरानी है, यूनानी है और जो चीनी ग्रंथ है, भारतीय, ईरानी, यूनानी और चीनी ग्रंथों में इनके बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। क्योंकि एक मत है वो जानकारी नहीं मिलती है, एक जैसी जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय ग्रंथों में कुछ और बताते हैं इनके बारे में, चीनी ग्रंथ कुछ और बताते हैं, यूनानी कुछ और बताते हैं और ईरानी कुछ और बताते हैं। तो मतलब बात यह है कि पुख्ता सबूत है वो नहीं है, जानकारी का अभाव है कि ये लोग कौन थे। अब देखो, जो ईरानी, भारतीय, यूनानी और चीनी ग्रंथों से अलग अलग जानकारी देते हैं सारे ग्रंथ। अब देखो, किंतु लगभग इसी तथ्य पर सभी इतिहासकार एकमत है कि सभी शक है वो सिक्ती मूल के थे। ये जानकारी तो नहीं है कि ये इनकी नस्ल कौन सी है, ये किस नस्ल के हैं, क्योंकि सारे चीनी ग्रंथ, ये ईरानी, यूनानी, भारतीय सब ग्रंथ अलग अलग बताते हैं। लेकिन इस बात पर है वो सभी इतिहासकार एकमत है कि ये लोग है वो शक है वो सभी शक सिक्ती मूल के थे, सिक्ती मूल के थे। तो शक ये है वो शक नहीं है जो हिंदी में पढ़ते हैं, हम किसी पर शक करते हैं, वो शक नहीं है। ये शक है वो जनजाति है जो कि भारत पर विदेशी आक्रांता है, जिसने भारत पर शासन किया था। अब देखो, सिक्ती, इस बात पर सभी इतिहासकार वो एकमत है कि सभी जो शक है वो सिक्ती मूल के हैं, सिक्ती मूल के हैं, मूल के थे। हालांकि सिक्ती में शकों के अलावा कई अन्य समूह के भी लोग थे, अन्य समूह भी थे। हालांकि जो सिक्ती थे में शकों के अलावा, सिक्ती में ये पता चलता है कि ये सिक्ती मूल के थे, तो सिक्ती मूल में भी है वो इनके अलावा शकों के अलावा को और भी समूह थे। मतलब कि सिक्ती में शकों के अलावा और भी समूह थे, ये बात। अर्थात सभी शक है वो सिक्ती थे, मतलब जितने भी शक है वो सिक्ती थे, जितने भी शक है वो सिक्ती थे। किंतु सभी सिक्ती है वो शक नहीं थे। यही तो बात है कि सभी शक है वो तो सिक्ती थे, लेकिन सभी सिक्ती है वो शक नहीं थे, क्योंकि शकों के अलावा सिक्ती में है वो और भी समूह आते थे। मतलब जैसे अपना जो एक जाति या फिर धर्म होता है उसमें भी बहुत सारी कास्ट होती हैं। ऐसे समझो, जैसे कोई जाति है तो उस जाति के अंदर भी विभिन्न प्रकार की गोत्र होती है। जैसे शर्मा है, मतलब कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शर्मा और बहुत सारी मतलब जो अलग अलग प्रकार की गोत्र होती हैं। उसी प्रकार से जो सभी सिक्ती थे वो सभी शक है वो सिक्ती थे, सभी शक है वो सिक्ती थे, लेकिन जो सभी सिक्ती है वो शक नहीं थे। ये ऐसा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो शकों में भी है वो शक तो सभी सिक्ती थे, लेकिन सभी सिक्ती है वो शक नहीं थे। उन सिक्तियों में भी और भी शकों के अलावा भी समूह थे। तो जैसे आपने रीजनिंग हम पढ़ते हैं तो वो होता है ना कि सभी आम केले हैं, लेकिन केला है वो आम नहीं है, कुछ ऐसा एलिब्रेशन वाला टॉपिक है शायद वो। तो अब देखो, शकों की जानकारी के बारे में चीनी स्रोत क्या कहते हैं। तो शकों की जानकारी जो देते हैं तो वो चीनी स्रोतों से ज्यादा जानकारी मिलती है। तो भारतीय ग्रंथ और चीनी ग्रंथ के बारे में हम देखेंगे। तो शकों की जानकारी के बारे में चीनी स्रोत क्या बोलते हैं। अब देखो, शकों के बारे में प्रारंभिक एवं सर्वाधिक जो प्रमाणिक जानकारी चीनी ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो शकों के बारे में प्रारंभिक मतलब शुरुआती एवं सर्वाधिक मतलब ज्यादा जानकारी है वो चीनी ग्रंथों से हमें
प्रमाणिक पुख्ता जानकारी है वो चीनी ग्रंथों से प्राप्त होती है। अब देखो नाम थोड़ा अजीब सा ये, पानकू द्वारा रचित, पानकू द्वारा रचित। तो पानकू ये लेखक है भाई वो चीन का है, तो चीन में ऐसे नाम होते हैं पानकू। तो पानकू ये लेखक है चीन का, द्वारा रचित सिएन हानशु, सिएन हानशु तथा फान ए द्वारा, अब ये भी लेखक है, फान ए द्वारा रचित हाउ हुन शु ग्रंथ है वो प्रमुख है। तो ये भाई जो चीनी लेखक है, चीनी इतिहासकार या फिर चीनी लेखक है, उनके द्वारा है वो कुछ पुस्तकें लिखी गई है, उनमें है वो शकों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख ग्रंथ है जो, ये जो प्रमुख ग्रंथ है वो शकों के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखो इनके बारे में क्या लिखा है, इन पुस्तकों में क्या लिखा है शकों के बारे में। सिएन हानशु ग्रंथ का संबंध, सिएन हानशु ग्रंथ का संबंध चीन के पूर्ववर्ती हान वंश से है, हान वंश से है, जबकि हाउ हु शु परवर्ती हान वंश से संबंधित है। तो अब देखो ये पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला और परवर्ती मतलब उसके बाद आने वाला, जैसे मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल हम पढ़ रहे हैं तो मौर्यों के बाद का काल वो। तो जो सिएन हानशु का ग्रंथ है, जो सिएन हानशु ग्रंथ का संबंध है वो चीन का जो पूर्ववर्ती है, मतलब चीन के पूर्ववर्ती हान वंश से संबंधित है। मतलब चीन का एक वंश था हान वंश, चीन का पूर्ववर्ती मतलब पहले है वो हान वंश से संबंधित है ये ग्रंथ हो। जो सिएन हानशु ग्रंथ है वो चीन के पूर्ववर्ती यानी कि चीन का पहले एक वंश था हान वंश से संबंधित है, हान वंश। जबकि हाउ हुनशु जो ये किताब है वो परवर्ती हान वंश से संबंधित है। परवर्ती हान वंश मतलब जो बाद में आया वंश, उससे संबंधित है। तो ये बात है भाई। अब देखो इन दोनों ग्रंथों के अनुसार शकों का जो मूल निवास है, अब इन दोनों ग्रंथों का हान हु शु और हाउ उन शु, जो इन दोनों ग्रंथों के अनुसार शकों का मूल निवास है वो वर्तमान का जो मध्य एशिया है, वर्तमान का मध्य एशिया में स्थित जो उत्तरी सीरिया है, वर्तमान का जो मध्य एशिया में स्थित उत्तरी सीरिया है, सीरिया देश को माना गया है। इन चीनी ग्रंथों में शकों को सई या सईवांग वंश कहा गया है। तो इन जो दोनों किताब है, इन ग्रंथ में है वो जो शक है उनको भाई मध्य एशिया का देश है, वर्तमान का उत्तरी सीरिया, मध्य एशिया में स्थित उत्तरी सीरिया का माना गया है। मध्य एशिया का एक देश है, उत्तरी सीरिया को माना गया है। इन चीनी ग्रंथों में शकों को जो सई अथवा सईवांग नाम से है वो पुकारा गया है, कहा गया है। सई अथवा सईवांग नाम से कहा गया है, पुकारा गया है। अब देखो शक है वो वर्तमान के सीर नदी, शक है वो वर्तमान के सीर नदी और सीर दरिया। तो शक है वो भाई देखो वर्तमान की जो सीर नदी है और सीर दरिया है का जो निकटवर्ती क्षेत्र के निवासी थे। तो शक है वो कहाँ के निवासी थे, तो शक है वो वर्तमान की जो सीर नदी अथवा सीर दरिया है वहां का जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहां के निवासी थे। वर्तमान में इन ग्रंथों में पता चलता है इनके बारे में, तो इन ग्रंथों में लिखा हुआ है ये कहाँ के निवासी थे। तो वर्तमान में जो सीर नदी है वो मध्य एशिया के जो किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान में प्रवाहित होती है और अरल सागर में गिरती है। तो वैशक वर्तमान का जो सीर नदी अथवा सीर दरिया है का निकटवर्ती क्षेत्र में रहते थे और वर्तमान में जो सीर नदी है जो कि मध्य एशिया के, वर्तमान में जो सीर नदी है वो मध्य एशिया में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और जो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में प्रवाह होती है और अरल सागर में गिरती है। अब देखो चीनी ग्रंथ के अनुसार लगभग 165 ईसा पूर्व में यूची नामक एक और अन्य जाति ने शकों को परास्त कर उन्हें अपने मूल निवास से खदेड़ दिया। तो चीनी ग्रंथ के अनुसार, तो चीनी ग्रंथों से जानकारी मिली ये सारी। तो चीनी ग्रंथ कहते हैं कि चीनी ग्रंथों के अनुसार लगभग 165 ईसा पूर्व में एक जाति थी, यूची नामक एक जाति है, वो जो शक है
शकों को उनके मूल निवास से खदेड़ देती है। मतलब कि इन जो जब ये यहाँ पर रह रहे थे शक, तो यहाँ पर एक अन्य जाति आती है जिसका नाम है युची। तो युची है वो इनको उनके जो स्थान से है वो मूल स्थान से खदेड़ देती है, जिसके बाद ये भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो भाई ये विदेशी आक्रांत आ रहे हैं, इनको भी भगाया गया है किसी के द्वारा। तो जो चीनी ग्रंथ है के अनुसार लगभग 165 ईसा पूर्व में युची नामक, तो युची लोग है वो शकों पर आक्रमण करते हैं, उनको परास्त करके है वो उन्हें अपने मूल निवास से भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। तो शकों पर भी आक्रमण हो रहा था। उसके बाद है वो युची लोग है वो उन पर आक्रमण कर रहे थे, उनको मूल निवास से खदेड़ दिया शकों को युचियों ने। उसके बाद है वो भारत की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम बाकी चीजें।